राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और शशि थरूर सहित कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्हें अपने फोन और ईमेल पर एप्पल से संदेश मिले हैं जिसमें चेतावनी दी गई है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। मणिपुर के मोरेह में मंगलवार को संदिग्ध उग्रवादियों की गोली लगने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब मोरेह उप विभागीय पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद सीमावर्ती शहर के पूर्वी मैदान में एक नवनिर्मित हेलीपैड का निरीक्षण कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत समन जारी किए गए हैं। खबरों की माने तो ईडी 2 नवंबर को सुबह 11 बजे केजरीवाल के जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के बाद उनका बयान दर्ज करेगी। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने कहा कि आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कई विपक्षी नेताओं ने उनके एप्पल उपकरणों की हैकिंग का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। खबरों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें आप विधायक कुलवंत सिंह के परिसर भी शामिल थे। नासिक से शिंदे गुट के सांसद हेमंत गोडसे ने चल रहे उग्र मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा भेज दिया। कार्यकर्ता मनोज जारंगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय के सदस्यों ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन का एक नया दौर शुरू किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी मतभेद से इनकार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट से कुछ सरकारी जमीन वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। आंध्र प्रदेश में हावड़ा चेन्नई रेल लाइन पर 2 यात्री ट्रेन की टक्कर में मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 13 कर दिया गया है, क्योंकि एक पीड़ित के शत शव को पोस्टमार्टम से पहले 2 के तौर पर गिन लिया गया था। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को लगातार चौथे दिन बेहद खराब श्रेणी में रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जय घोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। आप सभी युवाओं का, जाबाजों का ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत, मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है, लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड
और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। आज यहाँ पर जो परेड हुई, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उन्होंने हर किसी को अभिभूत किया है। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लोह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया, देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहाँ वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसी प्रेरणा से ओतप्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं। एकता के लिए दौड़, लाखों लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बन रहे हैं। जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। साथियों, आज से माय गॉव पर सरदार साहब से जुड़ी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी शुरू हो रही है। सरदार साहब क्विज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मौका मिलेगा। मेरे परिवारजनों, आज का भारत नया भारत है। हर भारतवासी आज असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमें सुनिश्चित करना है कि आत्मविश्वास बना भी रहे और देश बढ़ता भी रहे, ये भाव बना रहे, ये भव्यता बनी रहे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय सरदार पटेल को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हम सब राष्ट्रीय एकता के इस राष्ट्र उत्सव को पूरे उत्साह से मनाएं, जीवन में एकता के मंत्र को जीने की आदत बनाएं, जीवन को हर पल एकता के लिए समर्पित करते रहे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस की सभी को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आज भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की 148वीं जयंती है और पूरा देश 2014 से ही आज के दिन को एकता दिवस के रूप में मनाता है। आज दिल्ली भर से एकता की शपथ के लिए और एकता दौड़ में शामिल होने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैं इस मौके पर सरदार पटेल जयंती के मौके पर मैं आप सभी को एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्मदिन है। पूरा देश 2014 से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में
एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार न होते तो शायद भारत माता का आज का मानचित्र हम सबके सामने न होता। उन्हीं की दृढ़ निश्चयता, उन्हीं की राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और उन्हीं के लोहे जैसे इरादों का परिणाम है कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। मित्रों, कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहाँ पर खड़े न होते और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। और आज पूरे देश एकता दौड़ के माध्यम से और आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ के माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए पुनः समर्पित करता है। मित्रों, आज के एकता दिन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शुरू होने वाले अमृत काल का पहला एकता दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत काल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल जो आजादी का अमृत काल है, ये अमृत काल संकल्प से सिद्धि के। हमें संकल्प लेना है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त दुनिया में हर क्षेत्र में 15 अगस्त 2047 को दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम होगा। ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है और ये संकल्प देश के 130 करोड़ लोगों ने लेना है और 130 करोड़ लोगों के संकल्प और उन संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ आज एकता दिन की शपथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वाले 25 साल में इस राष्ट्र को विश्व में सबसे प्रथम बनाए और सरदार पटेल के स्वप्न को हम साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से लग जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश भर में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र, युवा और एथलीट सहित बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में आयोजित एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। वहीं सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा को भूलकर एक साथ राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सभी देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर यहाँ रन फॉर यूनिटी ये कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे देश में यह एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जहाँ हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर
रियासतों को विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका निभाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। कल्पना कीजिए कि यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। 2013 में मुझे याद है कि जिस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और आज 10 साल बाद मैं लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर जनता के बीच उनका संदेश पहुंचाए और उसको जगाए। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया है और उसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है और दुनिया की कोई भी प्रतिमा सरदार पटेल की इस प्रतिमा से बड़ी नहीं है। राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस देश से हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का
एक नया भाव पैदा कर सके। इस विश्वास के साथ मैं HAL को धन्यवाद दूंगा, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड़ के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. न्यू बीकानेर स्वीट्स की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे यहाँ स्वादिष्ट फैनी व मट्ठी उपलब्ध है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में NH परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के कारण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 45% बढ़ गई है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट भले हम बनाते हैं, पर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे क्लियरेंसेस, पावर लाइन क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस, ये राज्य सरकार के सहयोग से ही हमको काम करना पड़ता है। कल से जो मीटिंग हुई उसमें स्टेट के प्रोजेक्ट को हमने डिटेल रिव्यू किया, प्रोजेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक कितने डेवलपमेंट हुई, क्या अड़चन है। कॉन्ट्रैक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, हमारे ऑफिसर्स और सब बैठकर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिटेल रिव्यू किया। मुझे खुशी है कि इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, कई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कई मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। NHI, DCL, NHI और BRO इनके भी ऑफिसर्स रहे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स और अथॉरिटी इंजीनियर्स ये भी रहे। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चने थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे, तो मुझे विश्वास है काफ़ी परिमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल ये जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, इसमें जो हमने काम किया अभी तक, हम 3 लाख करोड़ के काम नॉर्थ ईस्ट में हमने प्रस्तावित किए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ पूरे किए हैं। जैसे आसाम में 48 प्रोजेक्ट थे 802 किलोमीटर के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 40,836 है, जिसके ऊपर हमने लैंड एक्विजिशन बाकी कामों को शुरुआत कर दी है। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 64, जिसकी कीमत जो किलोमीटर है 1190 यानी 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, जिसका खर्चा है 37,700 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो 136 है, जिसकी किलोमीटर में लेंथ आती है 2099 और जिसकी कॉस्ट है 12,164 करोड़। तो आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट 4,091 किलोमीटर और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जोगी दोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अपकमिंग प्रोजेक्ट है 39 और कीमत है 28,267 रुपये। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 36, किलोमीटर है 689 और कीमत है 9,797 करोड़। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अरुणाचल में है 54, लेंथ है 1,159 किलोमीटर, कॉस्ट है 12,999 करोड़ और ये हमने कंप्लीट किए हैं। टोटल प्रोजेक्ट अगर अरुणाचल में देखेंगे तो 129 प्रोजेक्ट, किलोमीटर में लेंथ 3,344 और अरुणाचल में जो हम काम कर रहे हैं टोटल वो 51,063 करोड़ रुपए अरुणाचल के लिए। ये हम लोग 24 तक ये सब काम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम आगे भी चलते रहेंगे।
असम में अभी तक 2104 करोड़ की लागत से 1668 किलोमीटर की 174 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी, जो राज्य मार्ग पर है। वार्षिक एक्रूअल 164 करोड़ का है और हम सीआरएफ में मैं आज और 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और ये 600 करोड़ के प्रपोजल सीएम साहब की तरफ से जैसे आएंगे हम इसको पूरा करेंगे। फिर सेतु बंधन करके योजना है जिसमें आरओबी हम ब्रिजेस तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आज मैं आसाम के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन आरओबी और ब्रिजेस का स्टेट हाईवे के रोड पर के मंत्रालय में दे रहा डिक्लेयर कर रहा हूं, इसका भी डिटेल मुख्यमंत्री जी हमें भेज दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने को लेकर आप नेता व मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया है। हम आपको बता दें कि नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी हिरासत में हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने के बाद आप भाजपा पर आक्रामक हो गई है। आप नेता व मंत्री गोपाल राय ने आज इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया कि 2 तारीख को उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए पहले सीबीआई ने भी बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने रात में नोटिस जारी किया वो इस बात को दर्शा रहा है कि सभी सवालों के जवाब देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता रहा और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी के माध्यम से उस गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कल से ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनकी जमानत निरस्त की गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। दिल्ली के अंदर जो तथाकथित फर्जी घोटाला हुआ है इसलिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ईडी ने सम्मन दिया है। जब दिल्ली के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनी उसके बाद पहला पत्र लेकर के सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा था। उस समय कौन सा तथाकथित शराब घोटाला हुआ था जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा था? दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था। 3 महीने तक दिन रात जांच हुई थी फाइलों की, एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था। उस समय कौन सा शराब घोटाला हुआ था? सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। सुंगलू कमेटी ने 3 महीने तक लगातार दिन रात बैठ करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को पढ़ा, खंगाला, उससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। दिल्ली के अंदर जब दोबारा ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि एक बार लोगों ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, 70 में से 67 दे दिया, जिसे इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं इत्तेफाक है। बाई चांस केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। मसला केवल शराब नीति का होता तो मुख्यमंत्री कार्यालय पे पहले छापा नहीं पड़ा होता, सुंगलू कमेटी ने फाइलों के एक एक लाइन को नहीं खंगाला होता, नगर निगम का एकीकरण नहीं होता। दिल्ली के अंदर 170 से ज्यादा हमारे विधायकों पे पहले मुकदमा करके उनको तोड़ने की कोशिश हुई। क्यों हो रहा है सारा? जितनी बार आपने खत्म करने की कोशिश की है उतनी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने लिए नहीं काम कर रही। आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के बच्चों के लिए काम कर रही है, देश के भविष्य के लिए काम कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते रहें और आगे भी काम करेंगे। तो इस विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, मुकाबला करेगी, हर कुर्बानी देगी इस देश के लिए जो देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।